बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों की भारत के ख़िलाफ़। भारत के सारे पोल खोल के रख दिए हैं और सबूत जो हैं वो मंजर आम पे आ गए हैं। भारत सोच भी नहीं सकता था कि वो बड़ी खुफिया प्लानिंग के साथ जिन चीज़ों को कर रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि अफ़गानिस्तान में, वो इतनी कामयाबी से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के हाथों वो सारे सबूत लग जाएंगे। अब इस वक्त भारत में खलबली ये होनी चाहिए कि ये चीज़ें पाकिस्तान को इतनी डिटेल के साथ कैसे मिली और किसने पहुंचाई। सोचने की बात है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान ने तो सारा चट्टा कट्टा खोल के रख दिया है। भारत जो पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाता रहा है, इस वक्त इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। सारी दुनिया की तंजीमें भारत पे उंगलियां उठा रही हैं, अजीबो गरीब कवानीन बना रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मज़हब की तब्दीली के हवाले से एक मज़ायका खेज कानून बना दिया है भारत ने, जो भारत के अपने आइन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, या वो हिंदी में संविधान कहते हैं उसको, उससे मुतसादम है, उससे टकरा रहा है। तो भारत अजीबोगरीब बौखलाई हुई हरकतें कर रहा है और पूरी दुनिया जो है उसको ये आइडिया हो रहा है कि ये एक सेकुलर मुल्क नहीं है बल्कि एक जाबर रियासत है जो अकलियतों के ऊपर जुल्म करती है और अपने आसपास के मुल्कों को दबा कर रखना चाहती है। चाहे नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इवन चीन के साथ भी इनका रवैया ठीक नहीं था, अब भुगत रहे हैं। बहरहाल आईएसआई ने तबाह करके रख दिया है और हर वो पोल खोल के रख दिया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों ने भारत का, जो उनको लगता था कभी किसी को पता नहीं चलेगा। अब भारत ने किया क्या और इसको प्लान कैसे किया, मैं अगर आपको एक कहानी की तरह बताऊं और ये सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि भारत एक्चुअली किस रास्ते पे चल रहा था और उसका नतीजा क्या हो सकता था और अब क्या होगा जब उसका पोल खुल गया है। ये मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाता हूं। फरवरी 2014 का एक स्टेटमेंट है अजीत कुमार डोवाल का। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नरेंद्र मोदी का, भारत का। इसने फरवरी 2014 में एक स्टेटमेंट दिया था जब भारत ने नई पॉलिसी बनाई थी। स्टेटमेंट क्या है? नाउ व्हेन वी कम टू डिफेंसिव ऑफेंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द वल्नरेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान। इट कैन बी इकोनॉमिक, इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी डिफीटिंग देयर पॉलिसीज इन अफगानिस्तान, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज इंटरनल पॉलिटिकल बैलेंस or internal security. Pakistan's vulnerability is many times higher than that of India. You do another 2611, you lose बलूचिस्तान। ये अजीत डोवाल का एक स्टेटमेंट था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया जब ये पॉलिसी बना रहे थे कि अब उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनली कैसे डिस्टेबलाइज करना है और एक नया महाज खड़ा करना है पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा डिफेंसिव ऑफेंस होगा, यानी हम हमला करेंगे और अटैक करेंगे और वो हमारा डिफेंस होगा। ऑफेंसिव डिफेंस की ये पॉलिसी लेकर आया था। इस पे मार पड़ी, उनको ये ऑफेंस करने आए थे ना तैयारे लेके, तो अभिनंदन चाय पीकर गया था। तो ये इस तरह का ऑफेंस तो फिर काम नहीं करता। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। ये उनकी माशी कमजोरियां हो, चाहे जैसे कि वो फैटफ के ऊपर काम करते हैं, जैसा कि वो पाकिस्तान के सी प्लैग के खिलाफ काम करते हैं, जैसे वो पाकिस्तान की मईशत को डबोने के लिए हर सतह पे, हर जगह पे पाकिस्तान को डैमेज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैच को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे स्पोर्ट्स ना आए, उससे बहुत पैसा जनरेट होता है। सियाहत ना आए, उससे पैसा जनरेट होता है। और जहाँ जहाँ पाकिस्तान को पैसा मिलने की या तजारत की उम्मीद होती है वहाँ टांग अड़ाते हैं जाके। तो ये इकनॉमिक, माशी लिहाज से पाकिस्तान को तबाह करना। दूसरा, सियासी लिहाज से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, उसको तबाह करना। आप देखें, पाकिस्तान की फ़ौज को, इदारों को और सियासतदानों को लड़ाने की एक साजिश हो रही है। हमारे लोग उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन भारत उसका बेनिफिशरी है और ये बार बार पाकिस्तान के इदारे भी कहते हैं और पाकिस्तान में शऊर रखने वाले लोग भी ये कहते हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वहाँ शिकस्त दी जाए। ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने इसके लिए बड़ा काम किया है, लेकिन तालिबान ने उनको घास नहीं डाली, इवन अमेरिका ने उनको घास नहीं डाली
और यहां तक कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी उनको इस काबिल नहीं समझा कि मुज़ाकरात के अंदर उनको शामिल करें। फिर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे हम ये हालात पैदा कर देंगे, वो अपना पॉलिटिकल बैलेंस, यानी वो जो एक सियासी बैलेंस है वो उनका ख़राब हो जाएगा और उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, अंदरूनी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी ख़राब हो जाएगी। वहाँ हम दहशतगर्दी करवाएंगे और पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ हैं वो भारत की कमज़ोरियों से ज़्यादा हैं और अब अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो वो बलूचिस्तान को खो देगा। ये अजीत डोभाल का स्टेटमेंट था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बहुत कुछ किया, लेकिन वो सारे सबूत ISI ने निकाल के भांडा फोड़ दिया है। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल के साथ। नंबर 1, पहले नंबर पे भारत ने ये किया, अभी जो रिसेंट हुआ है अगस्त 2020 में, उन्होंने, भारत ने अपने एक ऑफिसर को इस्तेमाल किया जिसका नाम है कर्नल राजेश। कर्नल राजेश भारत का इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर है, बड़ा शातिर आदमी है और ये मौजूद है भारतीय सफारत खाने में अफगानिस्तान में। ये वहाँ मुलाजमत करता है भेस बदल के। ये जो कर्नल राजेश है इसको ISI ने ट्रैक कर लिया है। इस बंदे ने नूर वली महसूद लश्कर इस्लामी का है और एक अमीर है TTP के शहरयार, और बलूचिस्तान के जो सब नेशनलिस्ट हैं, वो जो तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, उन सबको इकट्ठा करके इसने जो है वो कोशिश की है कंसोर्शियम बने। कंसोर्शियम कहते हैं जब मुख्तलिफ तंजीमों को या ग्रोहों को या बैंकों को या जिसको भी आप इकट्ठा करते हैं ग्रोहों को और फिर उनको इकट्ठा करते हैं एक मकसद के लिए, तो इसको एक कंसोर्शियम बनाना कहते हैं। जमातुल अहरार, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हरकतुल इंसार और TTP के मुख्तलिफ धड़ों के बीच में इसने मुलाकातें करवाईं और उन मुलाकातों पे इसने पैसा खर्च किया। ये 4 मुलाकातें इसकी रजिस्टर्ड हुई हैं जिनके सबूत ISI के पास मौजूद हैं और उन्होंने इस सारे मामले को बेनकाब कर दिया है। इन 4 मुलाकातों में हाफिज़ गुल बहादुर जो TTP के हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया, तहरीक तालिबान सवात के मुफ्ती हज़रत को भी इन्वॉल्व किया गया और जमातुल अहरार को, और जो बलूचिस्तान के कौम परस्त जमातें हैं या तंजीमें जो उनकी बनी हुई हैं जो लड़ाई कर रही हैं रियासत के साथ, उनको भी इकट्ठा किया गया। और काबुल में, कंधार में और जलालाबाद में 3 शहरों के अंदर ये 4 मुलाकातें की गई और इन मुलाकातों में जो चीज़ें तय हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। अजय, इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, वो इन्वेस्टमेंट के सबूत मौजूद है, वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। अच्छा, इसमें यह है कि पहला जो नुक्ता था इनका कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया जाए। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस तरह जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उनको टारगेट किया जाए नवंबर और दिसंबर में। नवंबर और दिसंबर में क्यों? वो इसलिए कि वो पाकिस्तान को इंटरनली एंगेज करें और अगर चीन के साथ भारत का कोई झगड़ा हो या कोई लड़ाई हो तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा ना उठा सके या कश्मीरी मुजाहिदीन उसका फ़ायदा ना उठा सके और पाकिस्तान इंटरनली अंदरूनी तौर पे इतना ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला हो कि कश्मीरियों की आज़ादी का ख्वाब वो भूल जाए। और दूसरा, पाकिस्तान आपको पता है कि इन्हीं दिनों में पॉलिटिकली बड़ा डिस्टेबलाइज्ड है। पाकिस्तान में जो है वो तहरीक चलाई जा रही है हुकूमत के खिलाफ PDM की जानिब से। हालांकि उनके करप्शन के केसेस हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे कि इस वक्त कोरोना वायरस है, वो तहरीक चला रहे हैं और पब्लिक का नाम लेकर तहरीक चला रहे हैं, लेकिन पब्लिक का उसके अंदर कोई तस्करा नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो करप्शन के केसेस से बचना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर इमरान खान साहब मुल्की मफाद के लिए सोचें तो सारी चीज़ों को होल्ड डाउन करके अपोजिशन को कहें ठीक है आप घर बैठें, पहले इंडिया को निपट लें। नवंबर दिसंबर 2020 में इन्होंने ये दहशतगर्दी करनी है और इसको बहुत हद तक रोका जा रहा है। ISI ने बहुत सारे मंसूबे नाकाम बनाए हैं। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल करना है IDPs को। जो पाकिस्तान के IDPs वो लोग हैं जिन इलाकों में ऑपरेशन किए गए थे तो वहाँ से बहुत सारे लोग बेघर हुए थे, उनको सपोर्ट किया था हुकूमत ने, लेकिन हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो IDPs हैं इनको ये कहा जा रहा है कि आपके इलाके तबाह हो गए। अब इनको ये नहीं बताया जा रहा कि वहाँ पे अमन आ रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि वहाँ मुस्तकबिल में तरक्की आएगी। यानी एक्चुअली तो ये है कि उन इलाकों में बदअमनी थी, उन इलाकों में दहशतगर्द मौजूद थे, वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा। हर ऑपरेशन के नतीजे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज होता है, लोगों के घर या दुकानें तबाह हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को वरगला के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने एक प्लान किया है और उसके लिए ये मदारस तक फंडिंग पहुंचाना चाहते हैं कि रॉ की फंडिंग को मदारस तक पहुंचाने का एहतमाम किया जाए।
अब पाकिस्तान के मदारस जो है वो बड़े शानदार हैं, वो पाकिस्तान के साथ चलते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं चलते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ख़रीदा जा सकता है और रियासत की उन पर नज़र रहती है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि जो मलिक्स हैं पश्तूनों के या सरदार हैं, जब समझें कबायली इलाका जात के, उन सबको इकट्ठा करना और उनको इस्तेमाल करना रियासत के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने के लिए, ख़ास तौर पे पश्तूनों और बलोचों को। जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पे एक तंजीम चल रही है जिसको मुख्तलिफ़ गैर मुल्की फंडिंग्स मिलती हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम पे, तो वो अचानक उसको बहुत पजीराई मिलती है, उनके पास पैसा भी आ जाता है, वो बड़े बड़े जलसे भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। तो कहाँ से आता है ये सारा कुछ? तो इस पर भी ISI ने फाइंड आउट किया कि वो फंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान मीडिया के ऊपर उन्होंने पैसा खर्च किया और जो कबायली इलाका जात का मीडिया है वहां पर भी उन्होंने पैसा खर्च किया और इस तरह के लोगों को पैदा किया वहां पे कि वो इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे जितना उछाल सकते हैं उछालें। इवन पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान से भागे हुए कुछ लोग हैं, नाम नहाद सुर्खे लिबरल्स, जो इस वक्त अमेरिका में, यूरोप में, मुख्तलिफ जगहों पे पनाह लेकर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च किया कि आप इनको उठाएं। यानी उनका आज तक उनको पश्तो बोलने ही नहीं आती, लेकिन वो बात करेंगे पश्तूनों के हकूक़ के लिए, और अजीब तरीके से ये एक नेक्सस बना है। बहरहाल ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी बाहर निकाली और ISI ने उनका पोल खोला। नई मलेशियाज बनाई जा रही हैं और जो नई मलेशियाज बनाई जा रही हैं उनकी तरबियत, उनके हथियार, उनके यूनिफॉर्म जो है वो रॉ ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। दाइश पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम तैयार की जा रही है। पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको और दोहरी शरीयत वाले जो लोग हैं उनकी भर्तियां उसके अंदर की जा रही हैं। 30 भारतीय दाइश के अस्करियत पसंद जो हैं, जंगजू जो हैं, वो अफगानिस्तान पहुंचे हैं भारत से ट्रेनिंग लेकर। ये भारतीय शहरी हैं, दाइश के लोग हैं, अफगानिस्तान पहुंचे हैं ट्रेनिंग लेकर और वहां उन कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। किन कैंप्स के अंदर ले रहे हैं? यहां कुछ ऐसे कैंप्स हैं जहां पे बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। यानी अगर मैं आपको एक कैंप का बताऊं, जो कंधार के अंदर भारत ने एक कैंप बनाया है, इस पे $30 मिलियन खर्च किए हैं। $30 मिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये जो कैंप बनाया इसका नाम है सरहदी लेवा कैंप कंधार। अब इसमें बलोच कौम परस्तों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो बलोच ऐसे लोग हैं जैसे BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रिपब्लिकन, यानी इस तरह उन्होंने डिफरेंट जो है वो तंजीमें बनाई हुई हैं और उसके मुख्तलिफ हेड हैं और वो वहाँ से पैसा वसूल करते हैं रॉ से और नौजवानों को वर्गला के उनको ले जाते हैं अफ़गानिस्तान में, बलूचिस्तान से, और अफ़गानिस्तान के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ ट्रेनिंग देते हैं भारतीय फौजी, भारतीय इंटेलिजेंस के लोग, भारतीय ओहदेदारान। अब इसके अंदर जो है 280 ख़ानदान कंधार में रहते हैं जिनकी कफालत की जिम्मेदारी रॉ ने उठाई हुई है, भारतीय इंटेलिजेंस ने। भारतीय सफ़ीर जिसका नाम गौतम है उसने और भारतीय जनरल रंजीत सिन्हा ने ये इंडियन मिलिट्री कैंप का दौरा किया और वहाँ पे 150 के करीब बलोच अस्करियत पसंदों के साथ मुलाकातें की और उनसे पूछा कि आपकी तरबियत कैसी जा रही है, ट्रेनिंग कैसी जा रही है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो उनके साथ इस किस्म के ताल्लुकात बना रहा है भारत ताकि बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करे। मैंने आपको कहा ना कि अजीब दवल ने कहा था कि आप बलूचिस्तान को खो देंगे, तो उसके लिए उन्होंने प्लानिंग पूरी की है। ये तो पाकिस्तान की फ़ौज है जिन्होंने उसका रास्ता रोका हुआ है और ये सारी की सारी प्लानिंग अब खोल कर रख दी गई है। ISI ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जिसमें रसीदें लगी हुई हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि कितना पैसा किसको ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ से आया, कब आया और कौन कौन उसका बेनिफिशियरी है। मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं और ये डाटा भी बाकायदा सबूतों के साथ है। बैंकों की रसीदें मौजूद हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ब्रांच है पंजाब बैंक है इंडिया का, वहां से पैसा निकलता है और ट्रांसफर होता है और उसका डिमांड भी मौजूद है, जहां पे भारतीय सफारतखाना बाकायदा लिखता है रॉ को कि आप ये पैसा हमें ट्रांसफर करें, हमें बलोचों को देना है, आप ये पैसा हमें ट्रांसफर करें, हमें अस्करियत पसंदों को देना है, हमें TTP को देना है, हमें फलां को देना है। तो ये बहुत सारा पैसा वो लेकर गए
और इन्होंने अब तक अरबों रुपया खर्च किया है। लगभग अगर सारी रकम को इकट्ठा किया जाए तो 100 अरब से ज़ायद की रकम बनती है, जो भारत ने सिर्फ इसलिए खर्च की कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ अस्करियत पसंद और मलेशियाज पैदा की जाएं और पाकिस्तान के अंदर के हालात ख़राब किए जाएं। अब इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डाटा। इस डाटे में जो भारत ने पैसा तकसीम किया है उसका एक चार्ट बनाया गया है, और ये चार्ट ये बता रहा है कि जो बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स हैं या बलूचिस्तान में जो रियासत के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, जिनको भारत ट्रेन करता है, उनको 18 अरब 57 करोड़ रुपया दिया गया है पाकिस्तानी, जबकि जो अल्ताफ़ हुसैन है उसको 51 करोड़ रुपया दिया गया है। और आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने 2 करोड़ रुपया खर्च किया अब तक, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने 2 अरब 88 करोड़ रुपया, लगभग 3 अरब रुपए के आसपास उन्होंने इनको भी पैसा दिया है। तो इस तरीके से भारत पैसा खर्च कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। कामयाब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को पता चल गई हैं। भारत ने जो कैंप्स बनाए हैं वो टोटल 87 हैं। उन 87 के, और ये सारे के सारे ISI ने डिटेक्ट कर लिए हैं और इन सारों के नक्शे जारी कर दिए हैं और बता दिया कि फलां फलां जगह पे आपने बनाए हुए हैं, और उन इलाकों के नाम भी लिख दिए जहाँ जहाँ पे ये बने हुए हैं। यानी जो राजस्थान के अंदर 22 कैंप बनाए हैं वो सारे के सारे उन्होंने बता दिए, 21 कैंप। इसके अलावा जो राजस्थान के अंदर लगभग 12 कैंप्स हैं और बाकी इंडिया के अंदर 21 हैं। 66 कैंप्स उन्होंने बनाए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जो बनाए कंधार में बनाए हैं, कुन्नड़ में बनाए हैं, और नंगरहार में बनाए हैं, और पक्तिया में बनाए हैं, और खोस्त में बनाए हैं। यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को तरबियत देने के लिए कैंप्स तैयार किए हैं अफगानिस्तान में, जिनकी तादाद है 66। अब दुनिया के सामने पाकिस्तान ने सारा रिकॉर्ड रख दिया है। क्या क्या रख दिया है? बंदों के नाम बता दिए कि कौन कौन बंदे जो हैं वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बरामदाग बूटी जो है वो इब्राहिम वल्द रेहान के एक जाली अफगानी पासपोर्ट के ज़रिए से भारत का दौरा करता है और भारत में पहुंच जाता है, और वहां जाके भारतीय हुकाम के साथ, रॉ के साथ मिलकर प्लान करता है कि कैसे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। तो ये वहां पे जाके साजिश करता है। अब एक फ़ंड भी कायम किया है, अकाउंट फॉर बलोच फाउंडेशन ऑफ हिंद, इन्होंने एक अकाउंट बनाया है और इसके लिए इन्होंने फंड रेजिंग भी की है। और एक होटल है हार्वर्ड आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे बाकायदा तस्वीर मौजूद हैं जहाँ इन्होंने फंड रेजिंग की और एक अकाउंट नंबर जारी किया। अकाउंट नंबर है 02011100422627, IFSC कोड UTIBOSBMCB1, ये अकाउंट नंबर है। तो इतनी डिटेल के साथ ISI ने काम किया है। वो तमाम सबूत, वो तमाम रसीदें, वो तमाम बैंक अकाउंट और वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो वो कन्वर्सेशंस और वो लेटर भी मौजूद हैं, और इवन वो तहरीरें भी मौजूद हैं जो अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान, जमातुल अहरार और दीगर हरकतुल इस्लाम नामी जो तंजीमें हैं उनके बीच में जो मुआहदे हुए हैं, और जो बलूचिस्तान की जो तंजीमें हैं जिनको इंडिया तैयार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उनके दरमियान जो मुआहदे हुए हैं उनके लेटर्स भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हासिल किए हैं, और ये सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। ये वो डोजियर है जिसके ऊपर कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, बल्कि इस डोजियर को अगर इंसाफ के साथ देखा जाए तो भारत के ऊपर शदीद तरीन पाबंदियाँ लग जानी चाहिए, और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अब आज फाइनली भारत ने एक तंजीम बनाई है जिसका काम है कि CPEC को सिर्फ निशाना बनाना है। इसकी पूरी एक फंडिंग मौजूद है, और वो जो फंडिंग हो रही है वो अरबों रुपए में है, और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो CPEC का मंसूबा है उसको ख़त्म किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे बलूचिस्तान की तरफ से किया जाए, चाहे कबायली इलाकों की तरफ से किया जाए, चाहे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से किया जाए, कुछ किया जाए, इसको डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए जाएं और पाकिस्तान को तरक्की करने से रोका जाए, और चीन को इस खित्ते की सुपर पावर, बल्कि पूरी दुनिया की वो बन जाएगी, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं। अच्छा, इसके लिए जो सेल बनाया है इसको डायरेक्टली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद देखता है, और उसके बाद नीचे अजीत डवल है जो साबिक रॉ का एक ऑफिसर है, बी दामन, वो भी इस सेल को लीड कर रहा है और CPEC के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। दौलत सिंह और अनिल कुमार, ये भी 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं,
वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर चुके हैं। और जॉइंट सेक्रेटरीज हैं इसके 3 मेजर जनरल राजेश्वर सिंह और मिस्टर JS रमेश और मिस्टर विवेक के जौहरी। ये वो लोग हैं जो सी पैक को सेबोटाज कर रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हर किस्म की फंडिंग भी करते हैं। लगभग 80 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं इस काम के लिए। तो ये सारा का सारा मामला खोल कर रख दिया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और ये डॉक्यूमेंट दुनिया भर के साथ शेयर भी कर दिए गए हैं। अब मजीद डॉक्यूमेंट भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, मजीद सबूत भी मौजूद हैं, और आने वाले वक्त में वो भी सामने आने वाले हैं। भारत के लिए सोचने की 2 चीज़ें हैं कि जितनी बुरी तरह वो एक्सपोज हुआ है, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनके अंदर ऐसे कौन से लोग हैं। यानी अभी तो वो पहले सबसे ये सोचेगा कि ISI को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, कैसे मिली, और इतनी बड़ी कामयाबियां उन्होंने कैसे हासिल की। और जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपके खिलाफ क्या साजिश हो रही है, तो फिर साजिश को रोकना मुश्किल नहीं रहता। नंबर 1 तो भारत को यह सोचना पड़ेगा कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे हम तक पहुंच रही है, यही वो सोचता रहेगा। नंबर 2, वो अपने इन प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे करेगा, इनको अमली जामा कैसे पहनाएगा जब सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब पाकिस्तान का वक्त है कि पाकिस्तान इसको काउंटर करे। भारत का जंगी जुनून और उसका हिंदुत्व का नजरिया उसको इस जगह तक ले आया है जहां पे उसको वापस जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगर भारत को तगड़ा जवाब पाकिस्तान ने ना दिया तो याद रखिएगा वो शरारत से बाज नहीं आएगा। मुझे एक जुमला याद आ गया। एक हाफिज सईद साहब हैं हमारे, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर भी हैं, और मुजाहिदीन के साथ मैं तो बल्कि उनको मुजाहिद समझता हूँ। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, और वो बात जो है वो कोट होती है हर जगह पे। हाफिज सईद साहब ने फरमाया था कि कश्मीर करारदाद मजम्मत से नहीं, बनिए की मुरम्मत से आज़ाद होगा। तो ये बात ठीक है, मुरम्मत करने का वक्त आ गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।